बच्चों अब हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं पर आपको सब्जेक्टिव टाइप में और एमसीक्यू टाइप में, जो आजकल सीबीएसई में बार बार बोल रहा हूं, तो सीबीएसई में भी आपके 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में आते हैं 1 मार्कर में। और ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए आपको हर एक चीज के बारे में मालूम होना चाहिए। और यहां से इसी बेस पे हर एक कंपटीशन में भी एयरफोर्स, एनडीए या फिर आपका आईआईटी जो है आपका, ठीक है, इनमें कहीं ना कहीं इन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी को आप नोट कीजिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लिखिए नंबर 1, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट commutative, is not commutative in general। ठीक है जी। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। जैसे मैं लिखता हूं ना, कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, हम लिखेंगे पहली प्रॉपर्टी में नॉट कम्यूटेटिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट मीन्स इन जनरल, दैट मीन्स ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। अभी हमने क्वेश्चंस किए थे और वहां पे प्रूफ भी किया था कि या तो बी ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, और अगर एग्जिस्ट कर भी रहा था बी ए तो आंसर आपका सेम नहीं आ रहा था। ठीक है जी। अब इसी के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर आप नोट करके लिखिएगा, लिखिए इफ ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर, इफ ए एंड बी are commute to each other, तो then AB इक्वल टू BA होगा। यही एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पर AB इक्वल टू BA होगा। ठीक है, या फिर BA इक्वल टू A होगा, AB। ठीक है, और वाइस वर्सा। ठीक है, अगर ए और बी कम्यूट है टू ईच अदर के, ठीक है ना, तो ए बी इक्वल टू डेफिनेटली बी ए होगा। या फिर उल्टा यानी कि अगर आपको कहीं पे लिख के दे दे कि अगर ए बी बराबर में बी ए है, तो समझ जाना है कि इसका मतलब ए एंड बी आर कम्यूट, ए एंड बी आर कम्यूट मैट्रिक्स। ठीक है जी। सेकंड प्रॉपर्टी आप लिखिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। सेकंड है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। दैट मीन्स अगर आपको जैसे ए बी सी करना है, तो ए बी सी 3 मैट्रिक्स उनकी मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है कि आप पहले ए बी की मल्टीप्लाई करें, फिर आप पहले बीसी की मल्टीप्लाई आपस में करें, जो आंसर आएगा तो तब जाके वहां पर ए की मल्टीप्लाई करनी है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए और बी की एक साथ मल्टीप्लाई करो फिर बाद में सी की करें। ठीक है, यहां पर ये नहीं करना है आपको कि भाई मैं ए, यानी कि एसोसिएटिव का मतलब होता है ब्रैकेट को एडजस्ट करना। ब्रैकेट का मतलब पहले मैं इन दोनों के साथ लिख सकता हूं या फिर इन दोनों के साथ में। ठीक है ना, बट ये नहीं करना यहाँ के कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे पहले ए सी कर दूंगा बी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, इनकी प्लेस जो पोजीशन है, मैट्रिक्स की पोजीशन नहीं बदलनी है, सिर्फ क्या करना, ब्रैकेट को एडजस्ट करना है। या तो इन दोनों को पहले करो या इन दोनों को पहले करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखिएगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड प्रॉपर्टी लिखिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी अगर आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए की मल्टीप्लाई इसके साथ में, और जो पहले है वो पहले ही लिखना है, क्योंकि हम बार बार पढ़ चुके हैं कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू में मैं क्या लिखूंगा, ए सी, ए बी प्लस में ए सी। तो ये आपका
अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सिंपल अलजेब्रा की तरह। पर सिंपल में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, सिंपल अलजेब्रा जैसे 2 इंटू 3 करना है या 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। पर मैट्रिक्स में जो चीज पहले है वो पहले रहेगी और जो चीज बाद में है वो बाद में रहेगी। जैसे मान लो मुझे करना है a प्लस बी और ब्रैकेट में c, तो इसका मतलब आप c के आप मल्टीप्लाई करोगे तो हम ऐसे लिखेंगे ac प्लस में bc। ये नहीं कि इसको मैं c लिख दूंगा और इसको c bc रहने दो, तो ऐसे नहीं चलेगा वहां पे। ठीक है, जो चीज पहले है वो पहले और अगर बाद में है तो बाद में रहेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखिएगा, लिखिए थर्ड हो गया ना, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए ए बी एंड बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, यानी कि मैं ए बी की मल्टीप्लाई करता हूं तब भी पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, और बी ए करता हूं तो तब भी मल्टीप्लाई अगर पॉसिबल है। तो लिखिए बोथ एग्जिस्ट बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट both are square matrix, both are square matrix। तो जैसे हमने कहा था कि भाई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो ये इसको स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ए मान लेते हैं मैं, ये बी मैट्रिक्स आपकी, अगर ये ए बी हो जाता है तो बी ए तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है ही। अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे ए बी करो या बी ए करो, तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, पर आंसर क्या आएगा वो बात अलग है। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखना कि इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ए बी हो जा रहा है पॉसिबल और बी ए की भी मल्टीप्लाई करता हूं वो भी पॉसिबल है, तो वो ऑलवेज हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स की होगी या सेम ऑर्डर की होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमने शुरुआत में क्वेश्चन नंबर जैसे हमने सेकंड किया था, ठीक है, उसमें पहले हमने ए बी किया था फिर बी ए किया था। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, वे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं थी, फिर भी ए बी भी और बी ए भी दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे, बट बस आंसर अलग अलग थे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इफ ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए, if AB equals to minus BA, then A and B are anti-commute। ठीक है, एक तो कम्यूट होती है अगर A बराबर B है, और अगर ए बी बराबर में माइनस बी ए है तो उसको मैं बोल दूंगा एंटी कम्यूट। ये चीज यहां पे लिख सकता हूं मैं, है ना, ये इस वाली प्रॉपर्टी में पॉइंट करके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेगा आप 6, लिखिए इफ ए बी इक्वल्स टू जीरो, पर यहां पे ध्यान रखना है आपको कि ये ए बी इक्वल्स टू जो आपकी, क्योंकि ए बी मैट्रिक्स है और बी भी मैट्रिक्स है, ये कभी भी जीरो नहीं होता, इसको हम बोलते हैं वहां पे नल मैट्रिक्स, जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो अगर ए बी आपका नल मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है नहीं, तो कंटिन्यू करिए कोमा करके, it does not implies that a equals to 0 and b equals to 0 और ठीक है, तो अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई या तो ये ए जीरो है तो तब आंसर जीरो आया है, या बी जीरो होगा तो तब आंसर जीरो आएगा। ठीक है ना, क्यों कि जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आप एग्जांपल लिखिएगा, कहने से मतलब क्या है कि देखो a इक्वल टू मैं ले लेता हूं आपके पास 1 1 2 2 और b इक्वल टू मैं लेता हूं आपके पास में 1 -1 और 1, तो आप देखना देन ए बी क्या होगा आपके पास, ए बी आप फाइंड करोगे तो 1 इंटू 1 और 1 -1, ठीक है जी, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो -1 + 1 आएगा,
फिर ये आएगा 2 माइनस 2 आएगा, फिर ये आएगा -2 + 2 आएगा। तो आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो 0 0 0 और 0 आया, तो आपका आंसर क्या है जी? नल मैट्रिक्स, यानी कि 0 नल मैट्रिक्स। तो इससे क्या पता चला हमें? इससे ये पता चला कि अगर ए बी अगर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ए 0 होगा या बी 0 होगा, ये ध्यान रखना है। तो हो सकता है ए आपकी कुछ रही होगी, बी कुछ और रही होगी आपकी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिएगा, नेक्स्ट आप लिखिएगा इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इक्वल्स टू में a होता है या a i m कीजिए। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में आप लिखोगे तो i a आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे या मैट्रिक्स की किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा a मिलेगा आपको। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इफ वन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 8, if one of A or B is null matrix, then मान लो इसमें से कोई भी एक 0 है, मान लो A 0 होता है, A अगर 0 है, इसकी भी मल्टीप्लाई मैं A भी करूं तो आंसर क्या होगा? 0 होगा आपका। अगर मैं इनमें से कोई ए और बी में से कोई सी भी एक अगर नल मैट्रिक्स है, जैसे अगर ये नल मैट्रिक्स हुई तो इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 आएगा, या फिर बी ए। ठीक है, तो यहां पे भी इनमें से अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके नल मैट्रिक्स होती है तो उसका भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स अगर 0 होती है और मल्टीप्लाई मैं करता हूं किसी भी दूसरी मैट्रिक्स के साथ में तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। बट ये चीज ध्यान रखना, बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। कन्वर्ज इज नॉट ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहां पे पढ़ चुके हैं कि अगर ए बी इक्वल टू 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि भाई ए 0 हो या बी 0 हो या दोनों ही 0 हो। तो दोनों कुछ मैट्रिक्स हो भी सकती है, कुछ भी हो सकती है, ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, तो भी आंसर मल्टीप्लाई करने पे 0 हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, अगर ए और बी में से कोई भी मैट्रिक्स अगर 0 है तो ए बी करो या बी ए करो तो 0 आएगा, बट उसका उल्टा यानी कि ए बी अगर 0 आता है तो ये जरूरी नहीं है कि भाई ए और बी 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी से पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जी। चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले। नोट करके लिखिएगा, नोट करके। देखो एक चीज इसमें ध्यान रखना, मान लो आपके पास मैं अभी बात करता हूं जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैट्रिक्स आपकी, ठीक है, ये सिंपल अलजेब्रा की बात करते हैं, सिंपल अलजेब्रा जो आप 9th 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। लेकिन अगर a और b मैट्रिक्स है, a अगर ये भी मैट्रिक्स है और ये भी क्या है? मैट्रिक्स है, तो ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वहां पे आप सिंपल अलजेब्रा फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं लगाओगे आप वहां पे। ठीक है, कि देखा कहीं पे ए आपको, मान लो ए आपको दे दी, बी आपको दे दी, आपसे कह रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए, तो ये नहीं कि भाई मैं ए स्क्वायर कर दूंगा, बी स्क्वायर कर दूंगा, प्लस में 2ab भी कर दूंगा। ठीक है, नहीं, तो अगर ये ए और बी, वेयर ए एंड बी आर मैट्रिसेस, ठीक है, तो इसको हमें कैसे सोल्व करना है? देखो इसमें केस फर्स्ट लेते हैं हम, केस फर्स्ट। ठीक है, देखो तो a प्लस में b का होल स्क्वायर है, ये मैट्रिक्स है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एयरफोर्स के एग्जाम में। ठीक है, और हो सकता है एमसीक्यूज में सीबीएसई भी डाले। ठीक है, तो a प्लस बी ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा एक लॉ था एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं हम, जिसमें एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि भाई पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो a की मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी के साथ में, फिर आपको मल्टीप्लाई प्लस करना है, फिर b की मल्टीप्लाई करनी है जी a प्लस बी के साथ में। तो अब मल्टीप्लाई करो, जो पहले वो पहले रहेगा, तो a इंटू ए प्लस में ए बी प्लस में बी ए,
और प्लस में बी इंटू बी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए इंटू ए को लिख सकता हूं ना, ए का स्क्वायर, मैट्रिक्स स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, ठीक है। और ये क्या हुआ जी, ए बी और प्लस में बी ए प्लस में बी का स्क्वायर। क्या मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। बताइए आप, क्या मैं लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और मैं बार बार पढ़ चुका हूं कि ए बी जनरली बी ए नहीं होता, नहीं होता है ना। तो इसलिए अगर ये नहीं होता है तो इन दोनों को मैं क्या नहीं कर सकता हूं, इनको मैं ट्वाइस नहीं कर सकता हूं भाई। जब सेम होगी तभी तो ट्वाइस करेंगे ना, ठीक है। चलो जी, तो अभी तो आपका सिर्फ ये यही रहेगा। केस सेकंड, अगर इसी में मैं केस सेकंड डाल दूं, केस सेकंड क्या डाल देता हूं जी, इफ ए एंड बी आर कम्यूट। क्या बोला जी, कम्यूट। अगर ए और बी कम्यूट हो जाते हैं तो इसका मतलब, ए और बी कम्यूट हो जाते हैं तो इसका मतलब हमने पढ़ा है कि भाई ए बी बराबर बी ए होगा। जब ये बराबर होगा तो तब आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस में, ये दोनों बराबर है, चाहे इसको 2ab लिखो या 2ba लिखो और प्लस में बी स्क्वायर, तो तब ये फॉर्मूला ऐसे ओपन होगा, ठीक है। ये कंडीशन कब है, ये फॉर्मूला अलजेब्रिक फॉर्मूले की फॉर्म में ही कैसे ओपन होगा, अगर ए और बी कम्यूट है तो तभी आप अलजेब्रिक फॉर्मूले में ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है। अब इसी की थर्ड कंडीशन, इसी के लिए केस थर्ड, अगर केस थर्ड आप देखोगे, मैं लिखता हूं कि इफ ए एंड बी आर एंटी कम्यूट, एंटी कम्यूट, तो मैं लिख सकता हूं ए बी इक्वल टू में माइनस बी ए। अभी हमने पढ़ा था एंटी कम्यूट में, ठीक है ना। तो अगर एंटी कम्यूट है तो ए बी बराबर माइनस बी ए, तो यहां पे इस कंडीशन में रख दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ए स्क्वायर प्लस में ए बी लिख सकता हूं और बी ए को मैं माइनस ए बी लिख सकता हूं प्लस में बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो ए प्लस में बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये एमसीक्यूज में कैसे देगा, वो कहेगा आपसे, मान लो एमसीक्यूज में इस तरीके से दे देगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, वैन वो चार ऑप्शन दे देगा करके, बी एंड कम्यूट हो गया, ए एंड बी आर एंटी कम्यूट हो गया सेकंड ऑप्शन, और थर्ड में मैं स्केलर बोल सकता हूँ, ए एंड बी आर स्केलर मैट्रिक्स, और ये नल मैट्रिक्स, कुछ भी और ऑप्शन करके देगा। तो आपको ध्यान रखना है ये वैल्यू तो भाई तभी आएगी, तो फॉर्मूला अगर ओपन करोगे मैट्रिक्स के केस में तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर आप इसको करते भी हो, सोल्व करते हो, तो ए बी आएगा प्लस में बी आएगा, तो ये खत्म है यहाँ पे। और ये खत्म कब हो सकता है, जब ए और बी क्या हो, एक दूसरे के एंटी कम्यूट होगी, ठीक है ना। यहाँ पे भी इसी तरीके से प्रॉपर्टी में दे सकता है कि भाई ये बताओ ये कब आएगा, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कब ओपन करेंगे इसको, तो तभी ओपन करेंगे जब यहां पर ये ए और बी क्या होगा, कम्यूट होगा, ठीक है जी। चलिए, अब आप इसमें एक चीज भी कर सकते हैं, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर a की पावर n है और b की पावर n है तो इसको मैं a b की होल पावर n लिख सकता हूं कब, इफ a b इक्वल टू में b a, ये भी चीज ध्यान देने की है जी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखिएगा कि इफ ए बी इक्वल टू जीरो, जीरो का मतलब यहां पे क्या है, नल मैट्रिक्स, तो देन it does not necessarily implies that does not implies that बी ए इक्वल टू जीरो नल मैट्रिक्स। अगर ए बी इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी ए बी इक्वल टू जीरो होगा। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू में आपको मैं लिखता हूं 0 1 0 0 और बी इक्वल टू में आपको दिया हुआ है 1 0 0 0। तो देखते हैं जी, ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 आएगा और ये भी आपका 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये भी 0 है, तो ये आपका क्या बना, ठीक है। अगर मैं इसको बी ए लिखता हूं, बी ए
लिखता हूं तो बी ए में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो बी कितना हो गया जी 1000 और ए कितना हो गया जी 0100। तो आप सोल्व करिए इसको, देखो 0 आ जाएगा, ये तो ये भी 1 आएगा, ये आपका 0 और ये 0, तो देखो ये आपका डज नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेगा आप, लिखिए अंडर व्हाट कंडीशन is the matrix equation under what condition is the matrix equation a square minus b square क्वेश्चन है जी आपका, ये क्वेश्चन इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी इज ट्रू, ठीक है। तो यहां से देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले लास्ट वाली प्रॉपर्टी में क्या बात की थी कि भाई ये देखो, अगर मैं सिंपल बात करूं तो ए स्क्वायर माइनस बी, सिंपल बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में पढ़ा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, बट एलजेब्रा में, सिंपल एलजेब्रा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ये तो मैट्रिक्स एलजेब्रा में पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स एलजेब्रा में अभी हमने बात की है कि जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कब होगा, जब ए और बी क्या होगी, कम्यूट होगी। यानी कि सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्मूले मैट्रिक्स में तभी अप्लाई होंगे जब ए और बी कम्यूट होगी, ए और बी क्या होगी, कम्यूट होगी। तो अब ये तो था 1 मार्क के लिए, पर अगर इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा तो देखो, तो मैं ए माइनस बी, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए की मल्टीप्लाई पहले मैं ए प्लस बी के साथ कर लूं, फिर माइनस बी करता हूं तो ए प्लस में बी कर सकता हूं। ये क्या है जी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब ए इंटू ए, तो मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स करेंगे तो ए स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये क्या लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं, ये माइनस बी ए लिख सकता हूं, और माइनस में क्या हो गया जी बी स्क्वायर, तो ये आपके पास हुआ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ये इधर जाएगा कैंसिल और ये भी कैंसिल। फाइनली आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ ए बी माइनस बी ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से सोल्व करोगे तो ए बी इक्वल टू क्या हुआ जी बी ए, ठीक। और ये कंडीशन कब होती है, जब ए एंड बी आर कम्यूट। तो ये आपका तभी फॉलो होगा, तभी ट्रू होगा, ये वाला रिलेशन तभी ट्रू होगा जब ए और बी आपको बोले कि कम्यूट है, वरना जब तक कम्यूट नहीं बोलेगा आप ये फॉर्मूला बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी इक्वल टू ए एंड बी ए इक्वल टू बी, तो देन शो दैट या प्रूव दैट ए स्क्वायर बराबर ए एंड बी स्क्वायर बराबर बी, ठीक है जी। तो आपको ये प्रूव करना है, इफ ए बी इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू बी, तो प्रूव करना है ए स्क्वायर इक्वल टू होगा और बी स्क्वायर इक्वल टू बी होगा, ठीक है। चलिए जी देखते हैं अब हम, तो मेरे पास ए बी है जी, ए बी इक्वल टू में ए दिया, मुझे ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर का मतलब ये होगा कि मैं यहाँ पे प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड, तो इधर भी ए मैट्रिक्स की और इधर भी ए मैट्रिक्स की, तो ये कितना हुआ जी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी ए और इक्वल टू में क्या हुआ जी ए स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से देखना, बी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, बी ए की बी दी हुई है, तो ये बना ए और बी, क्योंकि मैं इसको एक साथ लिख सकता हूं एसोसिएटिव लॉ से, मैं लिख सकता हूं ना कि ये दोनों की बी ए के साथ में, तो ये हुआ ए स्क्वायर और बी ए की वैल्यू कितनी थी बी, ये रख दी मैंने बी, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास ए, तो ए स्क्वायर बराबर में क्या हुआ जी ए हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से बी वाली बात करते हैं, तो बी ए इक्वल टू बी चाहिए आपको, बी स्क्वायर के लिए करना है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बी की मल्टीप्लाई करते थे बी मैट्रिक्स की, ठीक है। तो मैं इसको और इसको एक साथ लिखूं तो बी, और इसका मतलब ए बी का मतलब कितना है ए है, तो इक्वल टू में कितना हुआ जी बी स्क्वायर, और बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से बी लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो बी का स्क्वायर, ठीक है जी। क्वेश्चन आप लिखिएगा,
ये 2010 के आसपास जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आईआईटी में आया हुआ है, आईआईटी एंट्रेंस में। देखो क्वेश्चन को, ए बी, इफ ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, बी सी इक्वल टू में आई है, तो देन आपको बताना है, तो देन मैं प्रूफ दैट के फॉर्म में लिख दे रहा हूं, प्रूफ दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर और जी ए प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू में आई मैट्रिक्स है। और ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में दे सकता है कि भाई इसकी वैल्यू, ऑप्शन दे जाएगा फर्स्ट आई है, इसकी सेकंड ऑप्शन दे जाएगा स्केलर मैट्रिक्स है, सॉरी स्केलर नहीं, फर्स्ट ऑप्शन आपको देगा जैसे आइडेंटिटी है, दूसरा दे देगा आइडेम्पोटेंट है, तीसरी दे देगा हार्मिशियन है, ठीक है, या ट्रायंगुलर है। तो किसी भी तरीके से ये अलग अलग चेंज करके देगा, ठीक है। तो इसको हमें सोल्व करना है। देखो जैसे मैं काम करता हूं, जैसे ये ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स है आपका, तो इसमें मैं सी की मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देखो ए बी और सी, तो नल मैट्रिक्स इनटू में सी, और हमने पढ़ा है नल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर सी में करते हैं तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, यानी कि 0 आएगा। तो मैं ए और जी में बीसी की वैल्यू है मेरे पास, तो मैं बीसी को एक साथ लिखूं और ये क्या हो गया, नल मैट्रिक्स। और बीसी की वैल्यू कितनी है जी आपके पास, आई है, इक्वल टू जे। और अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी में जाओगे आप, वहां पे लिखा हुआ ए आई बराबर में हमेशा क्या होता है, ए होता है। तो ए इक्वल टू में कितना हुआ जी, नल मैट्रिक्स। यानी कि हमें ये श्योर हो गया कि जो ए मैट्रिक्स है वो आपकी क्या है, नल मैट्रिक्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ए आपका कितना है, नल मैट्रिक्स, प्लस में बी का मैं लिख सकता हूं होल स्क्वायर, फिर आपका इनटू है 0 प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब देखो, तो 0 प्लस यानी कि नल मैट्रिक्स प्लस में, नल में कोई भी आप मैट्रिक्स ऐड करते हो तो बी का स्क्वायर ही रहेगा, और ये क्या बनेगा, सी का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको बी इंटू बी लिख सकता हूं और इसको सी इंटू सी लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए अब देखो बीसी की वैल्यू कितनी है आपके पास, बीसी की वैल्यू आई दी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करूं अगर, तो बी और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी और आई की वैल्यू फिर से हमने पढ़ा है ना, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करते हैं तो खुद मैट्रिक्स आ जाता है, और सी, और बी और सी फिर से किसके बराबर हो गया आपका, आई के बराबर। तो यानी कि इसका जो आंसर आना था वो आई था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप, देखिए क्वेश्चन हेडिंग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपको अभी जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं तो वो आपकी मल्टीप्लीकेशन की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि भाई पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रो अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई होगी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमने, दूसरा केस हमने पढ़ा था कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसका जो ऑर्डर होगा वो पहले की रो और दूसरे के कॉलम के बराबर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज आप, लिखिए if a is any, if a capital A is any m into n such that AB and BA both are defined, then order of B, then order of B का ऑर्डर बताना आपको। चलिए देखते हैं अभी हम, देखो हमें गिवन है कि ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करे, तो ए बी बराबर में बी ए है, ये आपकी पॉसिबिलिटी हो गई पूरी, ठीक है। अच्छा ए का ऑर्डर उसने क्या दिया है जी, m इंटू एन, ए का ऑर्डर दिया हुआ है मुझे m इंटू एन, बी का ऑर्डर नहीं पता है, और यहां पे भी आपको ऑर्डर दिया हुआ है m इंटू एन, ठीक है। अच्छा तो ये बात तो आपकी कंफर्म है, अगर ए बी की मल्टीप्लाई हो जा रही है तो इसका बाद वाला है तो इसका पहला, यानी कि n, यहां पे भी n ही रहा होगा। ये दोनों चीज, इसकी बाद वाली इसकी पहले सेम होगी तभी तो मल्टीप्लाई होगी ना, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n रहा होगा। चलिए जी अब यहाँ पे बात आते हैं,
तो अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये कहता है कि इसका बाद वाला और इसका पहला, इसके बाद वाला इसका पहला भी क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। तो इसके बाद में क्या लिखा होगा, एम लिखा होगा। क्या लिखा होगा, एम लिखा होगा। तो यानी कि इसके पहले आपका क्या लिख सकता हूं, एन, और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, एम। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो यानी कि जो इसका ऑर्डर होगा मैट्रिक्स बी का, जो ऑर्डर होगा एन इंटू एम होगा। क्या होगा जी, एन इंटू एम होगा। आई बात क्लियर समझ में। चलिए जी, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, एन इंटू एम होगा। ये 1 मार्क में आ गया एक तरीके से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप, ए कॉमा बी आर द ट्रू मैट्रिसेस, A, B are the two TW2 matrices such that next question आप पे, such that AB and A plus B both are defined, then prove that A comma B, then prove that A comma B are square matrix of same order, are square matrix of same order। ठीक है जी। चलिए, तो ये कह रहा है कि भाई ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, तो ये मल्टीप्लाई भी पॉसिबल उनकी, और ए प्लस बी भी आपका एडिशन भी पॉसिबल है। तो मुझे ये बताना है कि भाई ए, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो एक बात ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूं इसका ऑर्डर क्या है जी, एम इंटू एन मैं मान लेता हूं, और इसका ऑर्डर मैं मान लेता हूं आर इंटू एस, मान लिया। तो एडिशन कब पॉसिबल है, एडिशन आपका तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। यानी कि अगर ये m इंटू एन है तो ये भी क्या होगी, m इंटू एन ही होगी, क्योंकि वो बोल रहा है a प्लस बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर इसका ऑर्डर m इंटू एन है तो डेफिनेटली इसका ऑर्डर भी क्या होगा, m इंटू एन ही होगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं। तो अगर a का ऑर्डर m इंटू एन है, ठीक है, और b का ऑर्डर भी कितना है, m इंटू क्या है, n है, तो यहां से मेरा ये कंफर्म हो जाता है कि जब ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो मैं यहां से मैं बोल सकता हूं कि n बराबर में क्या रहा होगा, m रहा होगा। n बराबर में क्या रहा होगा, m रहा होगा। और जब n बराबर में m रहा होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या रहा होगा, नंबर ऑफ कॉलम रहा होगा। तो जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम होता है तो मैं क्या बोलता हूं कि वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। क्या होते हैं जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और जब ये दोनों ही बराबर है तो यानी कि क्या हो जाएगी, वो सेम ऑर्डर हो जाएगी, ए का भी ऑर्डर वही रहेगा और बी का भी ऑर्डर वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मैट्रिक्स ए कैपिटल ए हैज एम रोज, मैट्रिक्स ए हैज एम रोज एंड n प्लस 5 कॉलम। इतनी रो हो गई और इतने कॉलम ए मैट्रिक्स में। एंड मैट्रिक्स बी हैज एम रोज एंड 11 माइनस n कॉलम। ठीक है, एंड ए बी एंड बी एग्जिस्ट, ए बी एंड बी एग्जिस्ट। तो देन फाइंड एम एंड एन, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है जी, तो देखो कैसे करेंगे इसको। भाई ए मैट्रिक्स है, ये रही, और आपको पता है कि पहले तो बात ये कंफर्म हो गई कि ए बी बराबर बी ए है। ठीक है जी, अगर ए बी बराबर बी एन का एग्जिस्ट कर रहा है तो ए का ऑर्डर एम रोज है इसमें, तो एम इनटू में कॉलम कितने हैं, एन प्लस में 5, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ए का ही हो गया। बी का ऑर्डर क्या हुआ जी आपके पास, बी का ऑर्डर हुआ आपके पास एम इंटू 11 माइनस एन।
ठीक है, चलिए अब यहां से देखते हैं बी का ऑर्डर कितना है। बी का ऑर्डर m इंटू 11 माइनस n, और ए का ऑर्डर कितना है जी m इंटू n प्लस में 5, क्योंकि एग्जिस्ट कर दिया। चलो तो हमें ये कंफर्म है कि ये भाई ये मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगी, जब इसका बाद वाला और इसका पहला बराबर होगा, यानी कि n प्लस 5 बराबर में m, यानी कि मैं लिख सकता हूँ m माइनस n इज इक्वल टू में 5। पहली बात हो गई। यहां से देखते हैं अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगी जी, इन दोनों की मल्टीप्लाई तब पॉसिबल होगी जब इसका बाद वाला और इसका पहला पॉसिबल बराबर होगा, यानी कि बराबर होगा n के। तो यहां से मिलेगा आपको n प्लस m, सॉरी m प्लस n इक्वल टू में 11। तो आप दोनों को सोल्व कर दीजिएगा, तो कैंसिल हो गया 2m 16, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8, और n की वैल्यू कितनी होगी, हो जाएगी जी आपकी 3। तो m और n की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है और हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब तक हमने पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और आजकल उस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, लिखिएगा आप, लिख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिखो आप, इफ ए एंड बी, कैपिटल ए एंड बी मैट्रिक्स आपकी, इफ ए एंड बी बोथ आर नॉन नल मैट्रिक्स, नॉन नल मैट्रिक्स, एंड ए बी इक्वल्स टू 0, एंड ए बी इक्वल्स टू 0, तो then both of them A and B, both of them A and B, यानी कि दोनों ही, A and B का मतलब है दोनों ही, हैज टू बी सिंगुलर, हैज टू बी सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ड वैसे अभी नेक्स्ट क्लास में आता आपका, पर थोड़ा ध्यान रखना भी फिलहाल के लिए बस। ऐसी मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट 0 है, वो आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नोट करते हैं, तो इससे आपको समझ में आएगा। तो ध्यान देना है, जैसे हमने बात की थी ना, जैसे हमने बात की थी, अगर ए और बी अगर 0 है तो इसका मतलब, और यहां पे देखना ए और बी अगर 0 के बराबर आता है, पर ये ए और बी नल मैट्रिक्स नहीं है। ये कैसी मैट्रिक्स है, ए एंड बी, ए एंड बी आर द नॉन नल मैट्रिक्स है, बट ए बी करने पे क्या आ रहा है आपका 0 आ जा रहा है, ए बी करने पे क्या आ रहा है 0, तो तब आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो तब यानी कि ए एंड बी आपकी कैसी होगी मैट्रिक्स, दोनों की दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट हम निकालते हैं कैसे, इसके और इसके मल्टीप्लाई करें और माइनस में इसके और इसके मल्टीप्लाई, तो 0 और इसके मल्टीप्लाई माइनस 0, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हुआ 0, और इसका डिटरमिनेंट क्या हुआ, इसके और इसके मल्टीप्लाई करेंगे 0 और माइनस में 0, तो दोनों ही आपकी डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा प्लीज आप। ठीक है, अगर ये आपकी प्रॉपर्टी थी तो आप इसको लिख लीजिए कि ए बी अगर 0 है, एंड ए एंड बी आर बट ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, नॉन नल मैट्रिक्स, तो देन डेफिनेटली डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0 होगा, जिसको मैं क्या बोलता हूं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। अकेडमी वाले 12th वाले बच्चे इसको करना चाहे, मतलब कि अगर सीबीएसई का अकॉर्डिंग करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, लिखे क्वेश्चन लिखेगा आप, इफ p क्यूब इक्वल टू में q की 3, p की पावर 3 इक्वल टू में q की पावर 3 है, एंड p डज नॉट इक्वल टू q, एंड p स्क्वायर q इक्वल टू में q स्क्वायर p, तो देन आपको बताना है देन p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर का डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट है ये आपका।
ठीक है जी। चलिए इसको हमें बताना है, तो चलिए हम एक काम करते हैं इसमें। उसने ये पहले बोला है कि पी डज नॉट इक्वल टू क्यू, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पी की क्यूब इक्वल टू में की क्यूब है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल लूँ पी स्क्वायर की तो थोड़ा दिक्कत कर दी है, क्योंकि पी की वैल्यू निकालूंगा तो ये आपका क्यू की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से तो पी इक्वल टू क्यू प्लस माइनस में आएगा ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहां से आप ये लो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ये लो, क्यू स्क्वायर पी, दोनों को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या बना जी, पी क्यू माइनस में पी स्क्वायर क्यू, और क्यू की क्यू माइनस में क्यू स्क्वायर पी। तो अब यहां से देखना, पी स्क्वायर में कॉमन ले सकते हो तो पी माइनस में क्यू बना, और क्यू स्क्वायर यहां से कॉमन ले, क्यू माइनस में पी बना, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहां से मैट्रिक्स में माइनस तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, पी माइनस क्यू, ठीक है। अब इसको आप इधर ट्रांसफर करोगे, जब ये माइनस में इधर ट्रांसफर करोगे तो ये बनेगा पी स्क्वायर पी माइनस क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू इक्वल टू में 0। और ये सारी मैट्रिक्स है, तो ये आपका 0 नहीं होकर क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है जी। अब यहां से देखो आप, तो यहां से आपको पता चला पी माइनस क्यू और पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर इक्वल टू में क्या है, नल मैट्रिक्स है। अब इसको अभी प्रॉपर्टी से देखते हैं, देखो इसको मैं ए मानू और इसको बी मानू तो इसका टू क्या है, 0 है। अब देखो ए के बारे में उसने बताया है कि पी ये 0 होने, ये नल मैट्रिक्स हो नहीं सकता, इसको सोल्व करने का नल मैट्रिक्स आ नहीं सकता, कि उसने पहले बोल दिया कि पी डज नॉट इक्वल टू क्यू, तो इसकी तो बात हटा दो। और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देखो ये भी पॉजिटिव रहेगा हमेशा, क्योंकि पी है, और पी आपकी कोई भी मैट्रिक्स अगर रही होगी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसका भी आंसर पॉजिटिव, और बीच में भी प्लस है, तो ये वैसे भी 0 नहीं होगा। अगर मैं मैट्रिक्स देखूं तो नल मैट्रिक्स, ये खुद भी नल मैट्रिक्स नहीं बनेगी, बट यहां से अगर मैं देखता हूं यहाँ पे इसका मतलब निकालूं, तो p प्लस में क्यू स्क्वायर अगर ये 0 है तो एक ही केस में हो सकती है, कब, जब ये खुद एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये खुद एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो, और जब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट हमें पता है क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखो दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय, इसका कुछ आंसर आएगा मैट्रिक्स फॉर्म में, इसका कुछ आंसर है, इसका आंसर मैं मान लेता हूँ, इसका आंसर मैं मान लेता हूँ बी है, दोनों क्या है 0। अब एक बात सोचो, ये तो 0 हो नहीं सकती है, ये क्यों नहीं 0 हो सकता है, क्योंकि p बराबर q नहीं है भाई, जब बराबर होगा तो तभी तो एक p कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, तो p माइनस क्यू यानी कि इसका आंसर a, तो a आपकी नल मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ठीक है, ये तो नल मैट्रिक्स नहीं है, तो ये बात हो गई। तो a आपकी क्या है, नॉन नल मैट्रिक्स, नॉन नल मैट्रिक्स। अच्छा जी, दूसरी बात इस पे ध्यान दो, p का स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर आप करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि मैट्रिक्स जो बनेगी उसके बाहर माइनस नहीं आएगा, ये भी पॉजिटिव में रहेगी, और टोटल पॉजिटिव यानी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कभी आंसर 0 आ सकता है, कभी भी 0 नहीं आएगा, तो यानी कि ये भी 0 नहीं है, तो ये भी आपका यानी कि बी का मतलब पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर भी कैसी है, नॉन नल मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा जी, जब ए और बी दोनों ही नॉन नल मैट्रिक्स हो तो इसका मतलब तो पक्का है फिर कि भाई इसका भी ये p माइनस क्यू का डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 0 होगा, तो यानी कि इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, 0। तो ये चीजें थी। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने क्वेश्चंस पर आएंगे, तो जो भी प्रॉपर्टी थी किस तरीके से उनका यूज करना है तो मैं बता चुका हूं, और नेक्स्ट क्लास में हम सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे आपके, ठीक है जी।